नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। इन दिनों दिल्ली में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत परेशानी में चल रहे हैं और बहुत टेंशन चल रहा है पॉलिटिकल पार्टीज में। कुछ लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का अभी चुनाव हुआ था, आपको याद ही होगा, उसमें राजीव प्रताप रूडी भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, पूर्व मंत्री चुनाव जीत गए थे सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन का। वहां चुनाव था भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, यानी दूसरे उम्मीदवार भी भारतीय जनता पार्टी के थे। संजीव बालियान साहब जो फॉर्मर एमपी हैं, सरकार में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वेस्टर्न यूपी से आते हैं। और उसमें सबसे खास बात ये थी कि अनौपचारिक तौर पर वो अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर रहे, उनके ऑफिशियल कैंडिडेट थे, आधिकारिक उम्मीदवार थे, या कह लीजिए आधिकारिक मत कहिए, सपोर्टेड उम्मीदवार थे। उनका आशीर्वाद, उनका वरद हस्त उन पर था और उसकी जो पूरी पैरवी थी, लॉबिंग थी, चुनाव था, इलेक्शन था, वो कर रहे थे दुबे साहब, निशिकांत दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी के। और लग रहा था कि इसमें तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। राजीव प्रताप रूडी को समझाने की कोशिश की गई थी, मनाने की कोशिश की गई थी, वो माने नहीं। 25 साल से वो वहाँ बैठे हुए हैं सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन पर, और भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं लग रहा था कि ऐसा होगा। हालांकि अब भी कुछ लोग, बहुत सारे लोग कह सकते हैं, आप मित्र लोग, कि अरे वो तो ऐसा ही चुनाव था, उसमें कौन सा चुनाव हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, उससे क्या फर्क पड़ गया, और जीती तो भारतीय जनता पार्टी ना। जबकि नतीजा उलट है। जीते भले ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद हों राजीव प्रताप रूडी साहब, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हार गई। और बहुत सारे लोग जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिक्स को समझते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूडी नहीं जीते, भारतीय जनता पार्टी हार गई। और कुछ लोग और आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के लिए ये बड़ा झटका है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये जोर का झटका था जो धीमे से लग गया था, जिसकी उम्मीद कतई नहीं थी। 100 से ज़्यादा वोटों से जीत गए राजीव प्रताप रूडी, और वहाँ पर जो इलेक्टोरेट था वो था फॉर्मर एमपी और एमपीज़ का। तो भारतीय जनता पार्टी का तो एमपीज़ राज्यसभा लोकसभा मिला के बहुत ज़्यादा है, एनडीए के मिला लें तो और ज़्यादा हो जाता है, और विपक्ष के कम थे। लेकिन विपक्ष के सपोर्ट से भी यदि माने तो राजीव प्रताप रूडी 100 से ज़्यादा वोटों से जीत गए। अब ये जो झटका लगा है, जोर का झटका धीमे से जो लगा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, उसका असर अब दिखाई दे रहा है, साइड इफेक्ट्स। जैसे अर्थक्वेक्स में होता है ना, ट्रिमर आते हैं, ट्रिमर के बाद साइड ट्रिमर्स चलते रहते हैं, धीरे धीरे कहीं कहीं कुछ उलटता, हिलता, धीमे धीमे चलता। तो वो जो ट्रिमर्स हैं, उसका साइड इफेक्ट्स अब दिखाई दे रहा है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। आप कहेंगे इसका क्या मतलब है, वो चुनाव था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, वो चुनाव है उपराष्ट्रपति का, इसमें क्या कनेक्शन बहुत है भाई साहब। इलेक्टोरेट करीब करीब एक है, वहां पर एमपीज थे और फॉर्मर एमपीज थे पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा, और यहां पर केवल एमपीज हैं राज्यसभा और लोकसभा के। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी एनडीए का बहुमत है, 423 के करीबन जो है उनके पास बहुमत है। कहा जा रहा है कि 100 सीटों का बहुमत है एनडीए, और जो विपक्ष का गठबंधन है या जो एंटी बीजेपी एंटी एनडीए वोट है, उसमें करीब करीब 70-80 से ज़्यादा 100 वोटों के करीबन फर्क है। यदि इतना फर्क है, इतना कंफर्टेबल है, तो क्यों एनडीए अभी तक अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाया? आपको याद है वेंकैया नायडू जी का जब वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो एक झटके में पार्टी ने अनाउंस कर दिया था, बन गए थे। किसी ने पूछा ना, किसी ने ताछा ना, कुछ कोई बात हुई ना, सहयोगी दल ये वो। यहाँ तो पहले सहयोगी दलों के साथ बैठक हुई, हाँ होती है भारतीय जनता पार्टी में, सहयोगी दलों के साथ बैठक हुई, और उसमें अधिकार दिया गया प्रधानमंत्री जी को और जेपी नड्डा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो चलो एक तरफ से ये मसला हल हो गया कि भाई एनडीए के जो अलायंस पार्टनर हैं औपचारिक तौर पर वो शायद बीजेपी को परेशान नहीं करेंगे, और वो जो चाहेंगे वो उम्मीदवार तय कर लेंगे। तो फिर क्यों नहीं हो पा रहा? संघ की तरफ से, संघ की, मुझे बताया गया, नागपुर से एक मित्र ने बताया कि संघ की कल परसों में एक हाई पावर मीटिंग हुई थी, मंथली जो मीटिंग होती है, उसमें भी उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर, ट्रंप टैरिफ को लेकर और मुद्दों पर बात हुई है। तो क्या मसला है? क्या भारतीय जनता पार्टी को ठीक उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा, या अपना जो वो उनका इलेक्टोरल रोल है उसमें उनको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है? ये सहयोगी दल अभी बात कर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये झटका जोर का लगा है, और इसलिए अब
वो क्या कहते हैं, दूध का जला जो है छाछ को फूंक फूंक कर पीते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अब छाछ को भी फूंक फूंक कर पी रहा है, और वो छाछ भी ऐसी है जो फ्रिज में रखी हुई थी। तो फिर क्या दिक्कत हो रही है? बताया गया कि आज रात को बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, उसमें तय हो जाएगा। आप जबरदस्ती का तमाशा कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। आज बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, फिर एनडीए की बैठक बुलाई है 19 अगस्त को, जिसमें सारी बातचीत होनी है उम्मीदवार का। लगता है कि आज रात को तय हो जाना चाहिए। अब पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि विपक्ष तो सोच रहा है कि भाई एनडीए जो है अपना उम्मीदवार तय करें, उसके बाद वो अपना उम्मीदवार बताएं कि कौन है जिसको कास्ट में, क्लास में, रीजन में, लैंग्वेज में बैलेंस किया जा सके और एक मैसेज दिया जा सके। ये अक्सर समझ में आती है बात कि जो अपोजिशन होता है वो उस तरह से उम्मीदवार तय करता है, क्योंकि जीतना का थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी एक मैसेज के तौर पे किया जाए। जैसे पिछली बार गलती कर दी थी विपक्ष ने, यशवंत सिन्हा जी को खड़ा कर दिया, पहले से अनाउंस कर दिया, और वहां एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू जी को कैंडिडेट बना दिया। तो उनके भी सहयोगी दल, क्योंकि आदिवासी राष्ट्रपति उम्मीदवार थे, तो वहां पर तय हो गया। और कुछ जो विपक्ष के दल थे, नाम तो आपको पता ही है, उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर दिया। ऐसा उस वक्त भी हुआ था जब प्रतिभा पाटिल को कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया था, तो शिवसेना एनडीए के साथ थी, लेकिन शिवसेना ने महाराष्ट्र के नाम पर प्रतिभा पाटिल को वोट दिया था। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता कि क्षेत्रवाद हो, भाषावाद हो, और तमाम तरह के जो जाति का असर है, सामाजिक समीकरण है, ये सब भी बहुत असर करते हैं। हमें नहीं लगता, हम केवल वोट की गिनती के हिसाब से काम करते हैं। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में बहुत बार क्रॉस वोटिंग हो चुकी है। भैरव सिंह शेखावत का मुझे चुनाव याद है कि उसमें बहुत क्रॉस वोटिंग हुई थी। जगदीप धनखड़ साहब भी जब बने थे उपराष्ट्रपति, जो अब चले गए हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा समर्थन मिला था उनको। जितने वोट एनडीए थे उससे बहुत ज़्यादा वोट उनको हासिल हुए थे। तो ये सारी एक्सरसाइज हो रही है कि अब कैसा उम्मीदवार तय किया जाए कि एनडीए को कोई मुश्किल ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो। हालांकि मुझे अब भी नहीं लगता कि एनडीए के उम्मीदवार के कोई हारने की आशंका हो सकती है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं भाई 30-35 वोटों का फर्क है, इधर उधर हो गया तो हो जाएगा। अब बीजेपी इस पर 3 तरह से तय कर रही है कि भाई एक तो ऐसा कैंडिडेट हो जो सर्वसम्मति से हो जाए, कंसेंसस हो जाए, मतलब इलेक्शन नहीं हो। उसकी संभावना फिलहाल तो नहीं दिखती है कि विपक्ष जो है एनडीए के उसमें आएगा, क्योंकि एनडीए और बीजेपी के, एनडीए और अपोजिशन के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें अब सर्वसम्मति उम्मीदवार की संभावना तो बहुत कम लगती है, वो तो खड़ा करेंगे ही। तो पहला मामला खत्म हो गया। दूसरा मामला है अब रीजनल लीडर्स का। रीजनल लीडर्स यानी एनडीए के जो अपने सहयोगी दल हैं, तो वो क्या करेंगे? नीतीश कुमार जी वहाँ बैठे हुए हैं, वो हरिवंश जी उनके साथ उपसभापति हैं, क्या उनको एलिवेट करने की बात का दबाव डाल रहे हैं? हरिवंश जी भी तैयार बैठे हैं। और हरिवंश जी को तो आप याद कीजिए, उन्होंने तो जब नीतीश कुमार जी छोड़ के चले गए तब भी आपके साथ खड़े थे, तो उनका एलिवेशन की बात तो दमदार होती है। चंद्रबाबू नायडू हैं, चंद्रबाबू नायडू कुछ बोलते नहीं बोलते। आपको याद है, एक बात याद दिलाऊं, वाजपेयी सरकार में चंद्रबाबू नायडू ने इतना प्रेशर बनाया कि जो लोकसभा अध्यक्ष है वो टीडीपी का बना जीएमसी बालियोगी, जिनका बहुत एक्सपीरियंस नहीं था, दूसरी बार के एमपी बनकर आए थे, और उनको कोई पूरी हिंदुस्तान की राजनीति का या संसदीय कार्य का इतना अनुभव नहीं था। लेकिन नायडू साहब का वो हुआ प्रेशर, और बालियोगी जी लोकसभा के अध्यक्ष बन गए वाजपेयी सरकार में। बालियोगी जी के ही फैसलों की वजह से वैसे वो सरकार गिर गई थी वाजपेयी जी की एक वोट से। वो कहानी फिर बताएंगे आपको, वैसे तो पता होगी आपको कि क्या होता है, लेकिन वो हुआ। तो अब नायडू साहब कुछ बोलते नहीं बोलते, वहाँ रेवंत रेड्डी जी ने एक और पेच डाल दिया। उन्होंने कहा भाई दक्षिण भारत से होना चाहिए, तेलुगु होना चाहिए। तेलुगु में उन्होंने नाम दे दिया भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का, बंडारू दत्तात्रेय साहब का। अब बंडारू दत्तात्रेय भारतीय जनता पार्टी के नेता, और रेवंत रेड्डी जी ने तो कहा कि यदि उनका नाम लगा देंगे तो मैं कांग्रेस से भी बात कर लूंगा कि उनको बना दें। इससे बीजेपी पर प्रेशर हो गया, और नायडू साहब पे भी प्रेशर हो गया कि भाई उन्होंने तो अपनी तरफ से कोई नाम ही नहीं दिया, अपना जो साउथ इंडिया का एक वो होना चाहिए प्राइड, उस पर काम नहीं किया है, तो वो एक मुश्किल हो गया। साउथ इंडिया से एक और नाम आया शेषाद्रीचारी जी का। शेषाद्रीचारी जी बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी और संघ के प्रवक्ता और संघ के साथ लगातार रहे हैं, ऑर्गेनाइजर के संपादक रहे हैं। लेकिन बस एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, अडवाणी जी के विश्वस्त माने जाते हैं, तो एक उनका नाम है। एक नाम आया मध्य प्रदेश से थावरचंद गहलोत साहब का, जो भी गवर्नर हैं। तो थावरचंद गहलोत साहब के लिए था कि भाई हो जाएगा, कास्ट इक्वेशन जो है उनके फायदे की होती है, लेकिन उनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही है। आचार्य देवव्रत साहब का नाम आ रहा है हरियाणा से, वो जाट समुदाय से आते हैं।
अब जाट समुदायों के साथ आजकल वो छाछ फूक फूक कर पी रही है भारतीय जनता पार्टी, तो वो करे कि नहीं करे। ओम माथुर साहब सिक्किम में बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, राजस्थान से हैं, तो राजस्थान से वसुंधरा राजे जी भी हैं, जिन्होंने पहले ही कहा था कि जगदीप धनखड़ को मत बनाओ उपराष्ट्रपति, उन पर भरोसा मत करो। भरोसा कर लिया, गलती हो गई, जो भी हुआ। तो ऐसे बहुत सारे नाम चल रहे हैं, और संघ ने कह दिया इस बार कि भाई संघ की विचारधारा का ही अध्यक्ष उपराष्ट्रपति बनेगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। और जो अभी बैठक हुई उसमें भी यही तय हुआ कि इस पर ध्यान रखें कि विचारधारा का व्यक्ति उपराष्ट्रपति होना चाहिए, और संवैधानिक पदों पर आइंदा भविष्य में भी संघ की विचारधारा का होना चाहिए। तो इतनी सारी लेयर्स हैं, लेयर विद इन लेयर्स हैं, और कॉम्प्लिकेशंस हैं। चुनाव में थोड़ी सी आशंकाएं भी हैं। वैसे तो चुनाव में किसी में भी आशंका हो सकती है, जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव हार सकते हो आप, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव तो थोड़ा सा टफ चुनाव है, प्रेस्टिजियस चुनाव है। और जिस तरह की लड़ाई हुई है, और जिस तरह से पूरा विपक्ष अभी जो पूर्व उपराष्ट्रपति उनके साथ लामबंद दिखाई दे रहा है, खड़ा दिखाई दे रहा है, वो किस कैंडिडेट को बनाएंगे, वो सब भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इस चक्कर में अभी तक तय नहीं हो पाया है। अब ये जो जोर का झटका धीमे से लगा है, क्या उससे भारतीय जनता पार्टी कब तक उभर पाएगी, और उन सब के बीच में उम्मीदवारों का नाम कैसे तय होगा। याद रखिए, झटका, संघ, सहयोगी दल, क्षेत्रीय अस्मिता और भाषा, और उसके साथ जातीय समीकरण, इतने सारे पॉइंटर्स हैं उपराष्ट्रपति का नाम तय करने के लिए। जितने ज़्यादा बॉक्स जिसके नाम पर टिक हो जाएंगे उसके साथ होगा। हाँ, एक बात और याद दिला दूँ, बदला तो इतना है माहौल कि जब 2024 के चुनाव हुए थे, नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई थी। जब उनको नेता चुना गया तो सीधे एनडीए की बैठक हुई थी सेंट्रल हॉल में। बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक नहीं हुई थी। खैर, वो तो चलता रहता है, वक्त वक्त की बात है। आज का वक्त पार्टी तोल कर देख रही है। अभी के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।